नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। विंटर एग्जामिनेशन के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, फार्मेसी एक्ट वॉज पब्लिश्ड इन। फार्मेसी एक्ट कब पब्लिश हुआ, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1938, बी 1948, सी 1958, डी 1968। तो आपका फार्मेसी एक्ट कब पब्लिश हुआ? 1948 में। फार्मेसी एक्ट 1948, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय। सेंट्रल रजिस्टर बोला गया है, फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है वो कौन मेंटेन करता है? ऑप्शन दिए हैं, ए सेंट्रल काउंसिल, बी स्टेट काउंसिल, सी बोथ, डी नन। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल रजिस्टर बोला गया है। स्टेट रजिस्टर स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन करता है और सेंट्रल रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। तो जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का वो सेंट्रल काउंसिल मेंटेन करते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, डिफाइन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या डेफिनेशन है। तो अ पर्सन हुज नेम फॉर टाइम बिंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट इन विच ही और शी फॉर टाइम बिंग कैरिंग हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी है। तो क्या बोला गया है कि एक ऐसा पर्सन जिसका नाम कुछ समय के लिए स्टेट के रजिस्टर में एंटर किया गया है, in which he or she for the time being carrying his profession और business of pharmacy। उस स्टेट में वो जो पर्सन, वो लड़की है या लड़का है, he और she, वो कुछ समय के लिए अपना बिजनेस, फार्मेसी का बिजनेस या फिर प्रोफेशन कैरी कर रहा है, चला रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, डिफाइन ड्रग। ड्रग की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है, तो वो देखते हैं। It include any substance intended to be used for the diagnosis, cure, mitigation of disease in human being or animal। तो ड्रग मतलब क्या होता है? It include any substance, कोई भी सब्सटेंस हो, intended to be used for the diagnosis, जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब पूरी तरीके से क्योर करना, उसको हम मिटिगेशन बोलते हैं। तो मिटिगेशन के लिए ऑफ डिसीज मतलब किसी भी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए या फिर मिटिगेशन के लिए कोई भी सब्सटेंस अगर यूज किया जा रहा हो इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, इंसानों में या फिर जानवरों में, डिसीज को क्योर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर यूज किया जा रहा हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ड्रग। तो ये ड्रग की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है डिफाइन, एमसीक्यू नंबर 5, डिफाइन मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है, तो मैजिक रेमेडीज की डेफिनेशन देखते हैं। तालिस्मान, मंत्रास, कवचास एंड एनी अदर चार्म ऑफ एनी काइंड दैट इज सेड टू हैव मिराकुलस पावर फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, क्योर ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। तो मैजिक रेमेडीज की डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि कोई ऐसा तालिस्मान है या फिर मंत्रास है या फिर कवचास है या फिर इस तरीके का कोई अदर चार्म है। तालिस्मान मतलब एक टाइप का कवच ही होता है, एक टाइप का गले में पहनने के लिए लॉकेट टाइप होता है। मंत्रास मतलब जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो मंत्र। कवचास मतलब वो कवच हम जिसको बोलते हैं, ये भी एक टाइप का लॉकेट होता है। और इस तरीके से कोई अदर चार्म जो कि कहा जाता है कि उनमें मिराकुलस पावर है, उनमें मैजिक पावर है। ऐसे कोई भी सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, क्योर ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो किसी इंसानों में या फिर जानवरों में कोई डिसीज कंडीशन है तो उनको ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए कोई ऐसे मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है या फिर कवच दिया जा रहा है, ये बोल के कि उनमें मिराकुलस पावर है, उनमें मैजिक है, उस मैजिक से आप ठीक हो जाओगे। ऐसी जो रेमेडी होती है, ऐसी रेमेडीज को हम मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। तो इस तरीके से मैजिक रेमेडीज की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है
MCQ नंबर 6, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑन क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो यहाँ पर हमें प्रिवेंशन ऑन क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला है टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन ऑन एनिमल्स एज वेल एज टू प्रिवेंट क्रूल्टी टू एनिमल्स। तो एनिमल्स को जो अननेसेसरी पेन होता है किसी भी वजह से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और साथ में उनके ऊपर जो क्रूल्टी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सेकंड है टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर हाउसिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। तो गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए किसके लिए? हाउसिंग, केयर, ब्रीडिंग, मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट एनिमल्स। जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनकी हाउसिंग किस तरीके से करनी है, केयर किस तरीके से करनी है, ब्रीडिंग किस तरीके से करने हैं एनिमल्स की, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी एनिमल्स ले जा रहे हैं उनका मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, इसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हो गए प्रिवेंशन ऑन क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, गिव द लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजनस सब्सटेंस की यहाँ पर हमें लिस्ट देने के लिए कहा गया है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला है आर्सेनिक। आर्सेनिक कंपाउंड ये टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। सेकंड एट्रोपिन, ये बहुत ही पुराना पॉइजनस सब्सटेंस है एट्रोपिन। देन थर्ड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के जितने भी ऑक्साइड्स है वो सारे पॉइजनस है। तो ये कुछ पॉइजन्स की लिस्ट हो गई, पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट हो गई। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फसाई एक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर हमें लिखने के लिए कहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। टू रेगुलेट फूड मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो फसाई एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो फूड मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है या फिर इम्पोर्ट है फूड का, उसको रेगुलेट करना। किसके लिए रेगुलेट करना? ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी फूड हमारे पास है, जो भी फूड बेचा जा रहा है वो सेफ है, साथ में होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये इंश्योर करने के लिए कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल है, ये इंश्योर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए फसाई इस एक्ट के। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO के यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है टू अचीव एडिकेट प्रोडक्शन, मतलब जो ड्रग का प्रोडक्शन होता है, जो भी मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है वो एडिकेट हो, तो ये अचीव करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सेकेंड, टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेडिसिन का वो इक्वली हो, ये रेगुलेट करने के लिए भी इस एक्ट को बनाया गया है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, डिफाइन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है, तो वो देखते हैं। ब्लड बैंक इज अ फैसिलिटी दैट कलेक्ट, स्टोर एंड प्रोवाइड ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड बैंक ये क्या है? ये एक टाइप की फैसिलिटी है जहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट, स्टोर एंड प्रोवाइड ब्लड। ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और साथ में प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए? ट्रांसफ्यूजन के लिए। किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी को उनके डिसीज कंडीशन की वजह से उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्ट किया जाता है और जिनको ज़रूरत है फिर उनको ब्लड दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लड बैंक की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरीके से ये कुछ MCQs थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इस सब्जेक्ट के। ऐसे ही और MCQs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।